27 जनवरी को आपका NIACL असिस्टेंट का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और जैसे कि आपको पता है NIACL असिस्टेंट का कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी खुद की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसकी मदद से आपको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने में मदद होगी। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो मेजर पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और उसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको कोई भी एक हार्ड टारगेट अपने मन में रख के एग्ज़ाम में नहीं जाना है। चलिए अब हम सब्जेक्ट वाइज एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वांट से। अब एक्शन प्लान बनाना है, इसका मतलब क्या है? तो हर एक सेक्शन में आप किस सीक्वेंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। अब क्वांट के सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करना है। स्पीड मैथ्स में आप क्या अटेम्प्ट करेंगे? तो अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग नंबर सीरीज। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। आपको अगर पहले ही ये क्वेश्चंस आ जाए तो इसी से शुरू कीजिएगा या फिर आप इन क्वेश्चंस को ढूंढ के भी पहले सॉल्व कर सकते हो। इस ऐसे करने से आपको पहले 5 से 6 मिनट में 12 से लेके 15 क्वेश्चंस तक भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप हो जाएगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद आपको DI पे जाना है। इसमें भी आपको कोई भी DI नहीं उठाना है। जो आपको DI पढ़ने के बाद एक आइडिया आ जाता है कि ये इजी DI है या इस पर कुछ थोड़ा टाइम देना ज़रूरी होगा। तो जो भी इजी DI आपको पहले मिलेगा वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अरिथमेटिक पे मूव ऑन कर जाना है। देखिए ये जो क्लरिकल लेवल या असिस्टेंट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, एक तो ये इजी लेवल के रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको चॉइस नहीं रहता है। आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। तो जब आप अरिथमेटिक पे मूव करेंगे तो अरिथमेटिक में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो वन लाइनर हो गए या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको 15-20 सेकंड में आप उड़ा सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ढूंढ के पहले करने हैं। इसमें आपको अटकना नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो वन लाइनर्स और जो एकदम 10-15 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पहले टारगेट करना है। अब ये सब करने के बाद आपको जाना है बाकी बच DI पे, ठीक है। इसके बाद आप DI करने के बाद आप रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आई होगी आपके एग्जाम में तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक बात याद रखिए, स्पीड मैथ्स में आप रॉन्ग नंबर सीरीज को पहले हाथ मत लगाइए, वरना वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है तो उस कारण आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए कितना भी आपको अच्छा रॉन्ग नंबर सीरीज आता हो, आपको रॉन्ग नंबर सीरीज लास्ट में ही करना है। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप अरिथमेटिक के बचे हुए क्वेश्चंस को हाथ लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वांट का एक्शन प्लान है। अब हम रीजनिंग का एक्शन प्लान डिस्कस करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले आपको हाथ डालना है स्पीड रीजनिंग या फिर मिसलिनियस रीजनिंग जिसको हम कहते हैं उसमें। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें आएगा आपका सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, चाइनीज़ कोडिंग, उसके बाद आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ और डायरेक्शन डिस्टेंस। ये टॉपिक्स को आपको सबसे पहले अटेंड करना है। अगर आपके पास पहले ही कोई सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो आपको स्किप कर देना है, क्योंकि शुरुआत में जो पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट यूजुअली डालते हैं ना वो लोग, वो जनरली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं। तो मैं पर्सनली कोई भी अगर शुरुआत में पजल या सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में आता है तो वो मैं स्किप कर देता। अब ये स्पीड रीजनिंग का सेक्शन करने के बाद आपको आना है अपने पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में। अब इसमें भी आपको सीधा जो भी आगे पजल या सिटिंग अरेंजमेंट दिख जाएगा उसमें घुसना नहीं है। आपको वही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सिलेक्ट करना है जो आपका प्रेफर्ड रहता है। जैसे कि मेरा प्रेफर्ड है पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट या फिर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर में भी सब लोग एक साइड में फेसिंग रहते हैं, वो मेरा ज़्यादा प्रेफर्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन होगा उस वहाँ पे तो वो मैं पहले पिक करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कौन सा प्रेफर्ड सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल का टाइप है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहले आपको हाथ लगाना है, ठीक है। उसमें भी अगर आप स्टक होते हो तो वो आपको स्किप कर देना है, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है अगर आपको सबसे पहले कोई पजल या सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा ना, जैसे आपका सेक्शन खुलेगा रीजनिंग का और वहाँ पे आपको इनमें से कुछ देखने को मिलेगा, तो जनरली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पे स्टूडेंट स्टक होता है। तो मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूँ कि अगर सेक्शन के शुरू में ही अगर पहला ही अगर पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए तो मैं उसको स्किप करता हूँ, चाहे वो कितना भी आसान दिखे या फिर कितना भी मुझे पसंद वाला सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल रहे, वो मैं स्किप कर देता हूँ और आगे के क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूँ।
अब ये करने के बाद आप या तो मिसलेनियस सॉल्व कर सकते हैं या फिर अगर ब्लड रिलेशन आया होगा तो ब्लड रिलेशन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आपको कभी भी पहले ब्लड रिलेशन सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ब्लड रिलेशन 99% ऑफ द टाइम आपको अटका देता है और आपका पूरा सेक्शन खराब करवाता है। तो ब्लड रिलेशन भी आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है और ये सब करने के बाद आपको बचे हुए पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं वो आप एकदम लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। जब आपका 1-2 मिनट बचा होगा ना तो उस टाइम पे भी आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहले आपको जो मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं यानी कि फिलर्स, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल नहीं कह रहा हूँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि छोटे छोटे 3-4 सेक्शंस दिए जाते हैं आपको सेंटेंस के और उसको एक बना के एक पूरा सेंटेंस आपको फॉर्म करना होता है। वो और भी कुछ जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है तो ही आप शुरुआत में अगर पैसेज खुल जाएगा तो आपको वो अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आपको पहले ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद में फिर आपको पैसेज पे स्विच करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको बहुत बार फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस या फिर वोकैब वाले क्वेश्चंस, एंटोनिम सिनोनिम वाले या फिर कभी कभार फैक्ट्स और नंबर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली आप ढूंढ के आंसर दे सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले आपको सॉल्व करने हैं और उसके बाद जिसमें एक्चुअल आपका कॉम्प्रिहेंशन की ज़रूरत होती है, आपको पैसेज समझने की ज़रूरत होती है, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वैसे क्वेश्चंस भी आपको 2-3 क्वेश्चंस आपको हर पैसेज के साथ मिलेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद अगर आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में पैराजम्बल आया होगा तो इस टाइम पे आपको पैराजम्बल अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यूजुअली पैराजम्बल मेरे लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और मैं अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर देता हूँ, इसलिए मैं पैराजम्बल सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब ये हो गए आपके हर एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज एक्शन प्लान्स। अब इसके बाद मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ में आए वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो आप एक्शन प्लान्स बनाएंगे ना, ये आपको जिस दिन आपको एग्ज़ाम जाना है यानी कि 27 जनवरी को सुबह आपको जब आप ट्रैवल करना शुरू करेंगे या फिर अगर पहले ही दिन आप जाके रुके होंगे तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करेंगे तो वहाँ पे बहुत बार हम जल्दी एंटर कर सकते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर में पहले ही आधे पौना घंटा 1 घंटा पहले ही जाके बैठता हूँ और वहाँ पे जाके बैठ के ना आपको ये जो एक्शन प्लान है वो बार बार रिवाइज करना है। मतलब वहाँ पे बैठ के आपको 4 से 5 बार एटलीस्ट आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेक्शन का टॉपिक वाइज पूरा सीक्वेंस एक बार फिर से रिवाइज करना है। ऐसे आपको 4 से 5 बार करना है। इससे क्या होता है ना, आपको एक इंट्यूशन मिल जाता है। वो इंट्यूशन ही आपको एग्ज़ाम के वक्त काम आता है, क्योंकि आप अगर स्पेसिफिकली मतलब इंटेंशनली कुछ करना चाहोगे ना तो उस एग्ज़ाम के एक्चुअल एग्ज़ाम में वो चीज़ नहीं होती है। वो अगर आपके इंट्यूशन से निकलेगा तभी जाके आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी। इसलिए आपको ये जो एक्शन प्लान है ना वो 4-5-6 बार आपको माइंड में रिवाइज करना है, तो आपका माइंड अपने आप वहाँ पे वो एक्शन ले लेगा। तो अब लास्ट में मैं आपको ये पूरा वीडियो एक शॉर्ट में समराइज़ करके बता देता हूँ। आपको एग्ज़ाम को जाते वक्त कोई भी हार्ड टारगेट यानी कि मुझे 90 अटेम्प्ट करना है, 95 अटेम्प्ट, ये मन में नहीं रखना है। अभी तक जो आपने टारगेट रखा था वो हो गया। अब जो आगे वाले 1-2-3 दिन जो है उस वक्त में आपको कोई भी टारगेट अपने मन में नहीं रखना है, नहीं तो आप अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे। तो पहली बात, आपको कोई भी हार्ड टारगेट मन में नहीं रखना है। उस वक्त जो भी जैसा भी एग्ज़ाम आ जाएगा उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट अपने आप जो जितना होना है उतना हो जाएगा। सेकंड चीज़, आपको अपना एक्शन प्लान रिवाइज़ करना है बार बार अपने मन में। अभी ये जैसे मैंने आपको बताया तो आपके हिसाब से आप अपना सीक्वेंस लगा सकते हो और वो सीक्वेंस आपको आगे आने वाले 2-3 दिन हर बार रिवाइज़ करते रहना है। वो तब जाके आपके मन में एज अ इंट्यूशन इंस्टॉल हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में फाइनली वो उस तरह से आपका एक्शन वहाँ पे होगा। तो यही कुछ बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई आपके मन में डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो। थैंक यू।